जरा सोचिए, क्या हो अगर सत्ता पाने और उसे हमेशा अपने पास रखने की सबसे कारगर रूल बुक आज से कोई 200-300 साल पहले ही लिखी जा चुकी हो। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। ये प्राचीन भारत का एक ऐसा ग्रंथ है जो पावर के लिए एक हैरान कर देने वाला, मॉडर्न और सच कहें तो एक क्रूर इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। यही सोच कौटिल्य की फिलॉसफी का निचोड़ है। मतलब राज्य एक बगीचा है और प्रजा वो फल है। इस सोच में इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्योर प्रैक्टिकलिटी है। मैनेजमेंट बहुत ध्यान से करना है, लेकिन मकसद सिर्फ एक है, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा निकालना। ये लाइन हमें सीधे इस ग्रंथ के ठंडे हिसाब किताब वाले दिल में ले जाती है। देखिए, एक बात समझना बहुत जरूरी है। हम यहाँ किसी धूल फांक रही पुरानी किताब की बात नहीं कर रहे। अर्थशास्त्र गवर्नेंस पर एक ऐसी टाइमलेस किताब है जिसने सदियों तक राजाओं और स्ट्रैटेजिस्ट को रास्ता दिखाया है। तो चलिए देखते हैं कि ये प्राचीन ब्लूप्रिंट आज भी सत्ता के खेल के बारे में हमें क्या सिखाता है। कौटिल्य के राज्य का सबसे पहला और सबसे जरूरी पिलर खुद राजा है। उनके लिए एक सेल्फ कंट्रोल्ड और एनर्जी से भरे राजा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। कौटिल्य के लिए ये नियम पत्थर की लकीर था। राजा का पर्सनल डिसिप्लिन ही पूरे राज्य की ताकत की बुनियाद है। अगर राजा सुस्त या लापरवाह है तो वो सिर्फ अपना नहीं बल्कि पूरे साम्राज्य का नुकसान कर रहा है। वो दुश्मनों के लिए आसान शिकार बन जाता है और अपनी ही प्रजा की नज़रों में गिर जाता है। यानी सब कुछ राजा से ही शुरू होता है और उसी पर खत्म। राजा की जिंदगी कोई ऐशो आराम की नहीं थी। कौटिल्य ने एक बहुत ही सख्त डेली शेड्यूल बनाया था। दिन के हर पहर का काम तय था, डिफेंस देखने से लेकर टैक्स कलेक्शन और खुफिया रिपोर्ट की समीक्षा करने तक। ये लगातार एक्टिव रहने और हर चीज पर पर्सनल नजर रखने पर जोर देता है, जो दिखाता है कि राजा ही असल में राज्य का इंजन है। लेकिन एक अनुशासित राजा तो सिर्फ शुरुआत है। अकेला राजा सब कुछ नहीं कर सकता, उसे एक मशीन की जरूरत है। तो चलिए अब साम्राज्य की उस बड़ी ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी पर नजर डालते हैं जिसे कौटिल्य ने समाज के हर पहलू पर कंट्रोल रखने के लिए डिजाइन किया था। आसान शब्दों में कहें तो अर्थशास्त्र सिर्फ जंग के बारे में नहीं है। ये एक राज्य को चलाने के लिए एक कंप्लीट A to Z गाइड है, जिसमें वो हर टॉपिक शामिल है जिसकी कोई कल्पना कर सकता है, टैक्स वसूलने से लेकर सिक्के बनाने तक। राज्य का कंट्रोल कितना फैला हुआ था, इसका अंदाजा इन पोस्ट से लगता है। देखिए, एग्रीकल्चर और ट्रेजरी के सुपरिंटेंडेंट तो समझ आते हैं, लेकिन पासपोर्ट, शराब और यहाँ तक कि वेश्याओं के लिए भी एक सुपरिंटेंडेंट। ये दिखाता है कि कोई भी चीज़, लिटरली कोई भी चीज़ स्टेट के नज़रों से बाहर नहीं थी। हर एक्टिविटी, चाहे वो कितनी भी पर्सनल क्यों ना हो, सरकार के लिए कमाई और कंट्रोल का जरिया थी। कौटिल्य को पता था कि इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी में करप्शन तो होगा ही, तो उनका सोल्यूशन क्या था? खौफनाक इकोनॉमिक कंट्रोल। खजाना भरा रहे और अफसर ईमानदार रहें, इसके लिए कड़े नियम थे। 5 गुना जुर्माना सिर्फ एक सजा नहीं थी, ये एक साइकोलॉजिकल हथियार था, ताकि कोई भी धोखा देने की हिम्मत ही ना कर सके। चलिए अब आते हैं अर्थशास्त्र के सबसे मशहूर और शायद सबसे खौफनाक पहलू पर, इसकी डिटेल्ड जासूसी प्रणाली। और ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने के लिए नहीं थी, ये कंट्रोल का एक बहुत बड़ा हथियार थी। कौटिल्य के जासूसी सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत इसी एक नियम में थी, कंप्लीट सेपरेशन। जासूसों के अलग अलग ग्रुप एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते थे। इसका मतलब ये था कि अगर एक जासूस पकड़ा भी गया तो वो पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ नहीं कर सकता था। ये एक ऐसा डिज़ाइन था जो खुद अपनी हिफाजत करता था। और ये जासूस, अरे ये कोई भी हो सकता था, व्यापारी, साधु, कारीगर, यहाँ तक कि वेश्याएं भी। ये लोग समाज में ऐसे घुल मिल जाते थे कि किसी को पता भी ना चले। इस नेटवर्क को ही ऐसे बनाया गया था कि वो समाज के हर लेवल में घुसपैठ कर सके, ताकि बिना किसी शक के सारी जानकारी सीधे राजा तक पहुंचे। कौटिल्य के जासूस सिर्फ दर्शक नहीं थे, वो शतरंज के खिलाड़ी थे। उनका काम सिर्फ सुनना नहीं था, बल्कि पब्लिक ओपिनियन को बदलना, दुश्मनों में फूट डालना और जरूरत पड़ने पर राज्य के दुश्मनों को चुपचाप रास्ते से हटाना भी था। ये हजारों साल पहले का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और कोवर्ट ऑपरेशन का एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम था। अच्छा, अंदर का कंट्रोल तो हो गया, लेकिन बाहर के खतरों का क्या? एक राज्य सिर्फ अंदरूनी कंट्रोल से तो नहीं चल सकता।
यहीं हम कौटिल्य की डिप्लोमेसी, जंग और धोखे की दुनिया में कदम रखते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां नैतिकता को साइड में रख दिया जाता है और सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, राज्य की मजबूती। कौटिल्य विदेश नीति के 4 मेन टूल बताते हैं, जिन्हें उपाय कहा गया। साम यानी शांति से बातचीत, दाम यानी तोहफे या रिश्वत, भेद यानी दुश्मन की टीम में फूट डालना, और सबसे आखिर में दंड यानी ताकत का इस्तेमाल। दिलचस्प बात यह है कि सीधी लड़ाई को हमेशा लास्ट ऑप्शन ही माना जाता था। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सही है? अर्थशास्त्र अपने सख्त तरीकों के लिए एक नैतिक ढाल भी देता है। इसका तर्क है कि ये सारे उपाय, चाहे कितने भी धोखे भरे क्यों न हो, राज्य की सुरक्षा के लिए जरूरी हैं। लॉजिक सिंपल था, ये हथियार सिर्फ दुष्टों और गद्दारों के खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए है, जिससे राजा अपने किसी भी एक्शन को सही ठहरा सकता था। और जब खजाना खाली होता था, तब तो कोई भी तरीका गलत नहीं था। राज्य उन लोगों से पैसा निकालने के लिए धोखे और डर का इस्तेमाल कर सकता था, जिन्हें वो दुष्ट मानता था। सोचिए, नकली चमत्कार गढ़ना, अपने ही एजेंटों से लोगों को बीमार करवाना और फिर इलाज के नाम पर पैसा वसूलना, ये सब राज्य के हथियारों में शामिल था। तो इस क्रूर ग्रंथ का आखिर क्या मतलब निकाला जाए? इसे कैसे समझा जाए? क्या ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना है, या इसकी परछाई आज भी हमारे ऊपर है? कुल मिलाकर इस ग्रंथ का सबसे बड़ा फलसफा यही है। ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से टोटल कंट्रोल के जरिए एब्सोल्यूट पावर हासिल करने की बात करता है। हर नियम, हर ढांचा, हर रणनीति का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, राज्य की शक्ति को बढ़ाना और उसे किसी भी कीमत पर बनाए रखना। यहीं पर अर्थशास्त्र के 2 चेहरे साफ नजर आते हैं। एक तरफ ये एक अच्छी गवर्नेंस की गाइड है जो आर्थिक स्थिरता और व्यवस्था पर जोर देती है, तो दूसरी तरफ ये तानाशाही का एक मैनुअल है जो पावर में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जाने को सही ठहराता है। शायद ये दोनों ही है। और यही वो सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। जब हम आज की दुनिया में मास सर्वेलियंस, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और राजनीति के ठंडे हिसाब किताब वाले तरीकों को देखते हैं, तो ये पूछना तो बनता है, क्या कौटिल्य की ये 2300 साल पुरानी रणनीतियां वाकई कभी इतिहास बनी भी थी?